बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर आगे भी जितने टॉपिक्स हैं या जितना भी इसका कंसेप्ट है वो इस टॉपिक पे डिपेंड करता है। ये बेसिक है सॉल्यूशन केमिस्ट्री का, जो टॉपिक हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें इसको राउल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। लास्ट टाइम लेक्चर फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टडी की थी सॉल्यूशन के हवाले से, कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, क्या कंडीशंस हैं एक ट्रू सॉल्यूशंस की। उसके बाद फिर हमने सॉल्यूशन के अंदर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस को फर्स्ट लेक्चर में बड़ा थारोली एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। तो जो बेसिक्स चीज़ें थीं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थीं, वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की हैं। इस लेक्चर में हमने राउल्स लॉ को डिस्कस करना है। बेसिकली राउल्स लॉ क्या बताता है, इसके अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है। इसमें हमने या इससे आगे इसको जब हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो थ्रू आउट हमने ये चीज़ देखनी है कि जो जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक लिक्विड स्टेट की, एक सॉल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं बातें रिपीट नहीं करूँगा, पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशन क्या होता है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें जो बेसिक हैं, यानी एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, एक सॉल्यूशन का चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो, वो प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में है, उसका एक ट्रू बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बाकी भी चीज़ें हैं, डेंसिटी है, उसका सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी होती है, उसका डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एक लिक्विड की। राउल्स लॉ बेसिकली हमें यही बताता है कि जब से ही हम सॉल्यूशन की कंपोजिशन को चेंज करते हैं, सॉल्यूशन की कंपोजिशन का मतलब ये है सॉल्यूशन जिन चीज़ों से मिलकर बना है। सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करें, नॉर्मली हम इस स्टेज पे बाइनरी सॉल्यूशन तक रहेंगे। इसको भी हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो। तो इस बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर क्या है, उनकी कंपोजिशन क्या है, क्वालिटेटिव उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, कितनी कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, उनकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है। अगर आप इस कंपोजिशन को, क्वांटिटी को आप चेंज कर देते हैं तो इससे उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके वेपर प्रेशर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिलेशन देखना है हमने कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद हो, उस सॉल्यूशन की अगर हम कंपोजिशन को किसी भी हवाले से उसकी क्वांटिटी को चेंज करें, उसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट को चेंज करते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे। अगर हम उसको चेंज करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो इससे लिक्विड पे क्या असर पड़ेगा, लिक्विड जो है वो कैसे चेंज होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कैसे जो है वो वेरिएशन आएगी। इस चीज़ को क्वांटिटेटिवली राउल्स ने एक राउल्स लॉ की फॉर्म में हमारे सामने रखा, और इसको हमने ये रिलेशन डिराइव भी करना है, इसको समझना भी है, और आगे इसको यूज़ भी करना है कि ये कहाँ यूज़ होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। राइट। अब आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस में एक पहला पॉइंट बताया था कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस जो है वो क्या होता है। जो सॉल्यूशन इस राउल्स लॉ को ओबे करे, इस राउल्स लॉ को फॉलो करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और जो इस राउल्स लॉ जो ये कहता है इससे डेविएट करता है, तो उसमें अच्छा जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये राउल्स लॉ क्या कहता है, इसकी डेरिवेशंस की तरफ जाएंगे।
राउल्स लॉ ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई एक प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ हो, अभी आपने उसका सॉल्यूशन ना बनाया हो, सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं किया, प्योर सॉल्वेंट लेट्स सी वाटर है, तो कोई भी लिक्विड हो, कोई भी सॉल्वेंट हो, चाहे सॉल्यूशन की फॉर्म में लिक्विड स्टेट में हो, उसका अपना एक वेपर प्रेशर होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है। कोई भी लिक्विड पड़ा है, आपने उसको ओपन रखा है, उसमें उसकी एवेपोरेशन हो रही है, मतलब उसके वेपर्स बन रहे हैं। अब रेट ऑफ एवेपोरेशन ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा एवेपोरेट होता है, कोई कम होता है लिक्विड की, या ये फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे किसी लिक्विड का तो भी उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो खैर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अगर एक लिक्विड, एक प्योर सॉल्वेंट आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वेपर्स में जाएंगे, वेपर्स बनेंगे। अब वो वेपर्स जो हैं, वेपर प्रेशर आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, लिक्विड के वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि लिक्विड अगर पड़ा है, उसके जितने सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ओवरकम करके वहाँ से एस्केप होकर ऊपर चले जाती हैं, वेपर स्टेट में आ जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। अब अगर वो क्लोज्ड जो है वेसल में मौजूद है वो हमारे पास लिक्विड, तो उसके ऊपर जो है सरफेस जो वैक्यूम मौजूद है, वहाँ पे वो वेपर्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे जब वो मैक्सिमम जितने उसके वेपर्स बनने थे, जितने वेपर्स एवेपोरेशन होनी थी, जब हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद वो वेपर्स अब लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं, वो प्रेशर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। तो जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा। तो ये एक अलग से टॉपिक है, एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, उस साइड पे जाएंगे, अलग से डिटेल है। तो खैर यहाँ पे आप सिर्फ यही समझ लें कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अच्छा जी, अब प्योर सॉल्वेंट का वो ये कहता है कि जब वेपर प्रेशर जो है कम होता है, अगर आप उस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें। बात बड़ी सिंपल सी है, पानी आपके पास पड़ा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट है, उसमें कोई आप एक ऐसा सॉल्यूट ऐड करते हैं जो नॉन वोलेटाइल है। ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन वोलेटाइल का ये मतलब है कि उसकी जो वोलेटिलिटी है वो इतनी कम हो, एटलीस्ट उस सॉल्वेंट से क्या हो, कम हो। वोलेटाइल होने का ये मतलब है कि वो कितना आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक साइड पे एक बर्तन में पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे में पानी पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कौन आसानी से, इसमें से आसानी से एवेपोरेशन किसकी होगी, हाईली वोलेटाइल कौन सा लिक्विड है, इसका मतलब ये है जिसकी एवेपोरेशन आसान है, जो जल्दी जिसके वेपर्स बनते हैं, ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, वो ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होता है। और जिसके वेपर्स कम बनते हैं, टेम्परेचर दोनों को आप बेशक सेम दें, सरफेस एरिया भी सेम हो, ओपन उसके अंदर रखें, तो आप ये कहेंगे कि पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा। उड़ जाने का मतलब ये है कि एवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, वो हाईली वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक हो गया। अब बात यह है कि अगर हम वाटर है उसके अंदर सल्यूट ऐसा ऐड करते हैं जो वोलेटाइल है ही नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जिसके जो है वो वेपर्स इतने कम बनते हैं कि हम कहते हैं कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो ना होने के बराबर है। नॉन वोलेटाइल का ये मतलब है ना। अब जब ऐसे किसी सॉल्यूट को जिसकी अपने खुद से कोई वोलेटिलिटी नहीं है, अपना उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा जब वो जाएगा। अब ये खुद तो जाता नहीं है, खुद तो इसके वेपर्स बनते नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी स्ट्रांग है। जब ये सॉल्वेंट में ऐड होगा तो उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, उस सॉल्वेंट के रेट ऑफ एवेपोरेशन को भी ये भाई सब जाकर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, खुद तो नहीं इसकी एवेपोरेशन नहीं है, लेकिन ये उस सॉल्वेंट का रेट ऑफ एवेपोरेशन, जो उसकी वोलेटिलिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है वेपर्स में चेंज होने की, ये उसको भी थोड़ा सा क्या कर देगा, लोअर कर देगा, कम कर देगा। अब कितनी लोअरिंग होगी, कितनी कमी आएगी उसकी वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट की, ये डिपेंड करता है कि आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया। जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। इसी चीज़ को राउल्स ने मैथमेटिकली डिराइव किया, रिलेशन दिया, और इसको हम कहते हैं जी ये राउल्स लॉ है। सिंपल सी बात है। अब इसकी रीजंस भी हम देखेंगे, ऐसा क्यों होता है जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का
जो है वो डिक्रीज़ क्यों होता है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ हम इसमें ये देखेंगे, चलें अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो कितना डिक्रीज़ होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, इसकी इंटेंसिटी को, कि ये कितना डिक्रीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के साथ इसका कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है, इन्वर्स है, डायरेक्ट है तो कौन सा है। तो ये सारे मैथमेटिकल हमने ये चीज़ें देखनी है, फिर आखिर में इसका हमने एप्लीकेशंस को भी पढ़ना है। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो राउल्स लॉ को ओबे करे। अब राउल्स लॉ क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसकी मैथमेटिकल नोटेशन क्या है, इसको देखेंगे, फिर इस पे हम अप्लाई करेंगे। अब सपोज बातें सारी तकरीबन हो गई हैं, जो इसमें एक मेन थीम था, समरी थी, मैंने आपको सारी बता दी है राउल्स लॉ के हवाले से। अब इसको थोड़ा सा रीडिंग करती हैं, देखती हैं कि ये है क्या। अब वो ये कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट हमने लिया उसका वेपर प्रेशर P है, और जब उसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, अब वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं, वो PS है। ठीक है, तो अब हम ये भी कह रहे हैं कि उसके वेपर प्रेशर के अंदर कमी आएगी, लोअरिंग होगी। पहले जितना प्योर सॉल्वेंट था, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे क्या होगा, कम होगा। लेट्स सपोज अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सपोज हमारे पास अगर 50 mmHg था, तो सॉल्यूशन का 40 mmHg होगा, या जो भी होगा कम होगा। तो क्यों ऐसा होता है, इसके रीजंस क्या हैं, इसकी मैथमेटिकल क्या रिलेशन है। तो इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी P माइनस PS इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसी प्योर सॉल्वेंट की। इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की टर्म में भी हम लिख सकते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन करके, कि एक्चुअल सॉल्वेंट का प्योर का कितना था, अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बना उसकी लोअरिंग कितनी हुई, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगी, और उसकी जो रेशियो होगी वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी। यानी इसका मतलब ये है कि P माइनस पी एस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, while P minus PS divided by P, this term is called relative lowering of vapor pressure। तो इसमें हम ये दोनों टर्म्स जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की नोटेशन दिखाई गई है। उसके बाद राउल्स लॉ की स्टेटमेंट, राउल्स लॉ ये कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये चीज़ जो है किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, दैट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। लफ्ज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर है। सारी बात क्लियर हो गई कि जो सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे। और कंसंट्रेशन का यूनिट यहाँ पे उन्होंने मोल फ्रैक्शन लिया है, कि जितनी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, और ये हमारे पास उसका मैथमेटिकली हम इसको यूँ दिखा सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है यानी P माइनस पी एस ओवर P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की नोटेशन है, स्मॉल n ओवर n प्लस कैपिटल N। आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट हैं, तो ओवरऑल एक याद रखें, किसी सोल्यूशन की टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होती है, चाहे उस सोल्यूशन की, उस मिक्सचर की दो कंपोनेंट हों, उसके अंदर 10 कंपोनेंट हों, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होती है। अब उसके अंदर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, उसका कंट्रीब्यूशन उसके अंदर कितना है, तो ये हमें फाइंड करना होता है। उसके लिए सिंपल फार्मूला है कि जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स उस पे डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब इसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे स्मॉल n जहाँ पे भी होगा वो सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन देगा, यानी उसका मतलब वो सॉल्यूट की बात है। बुक्स में कहीं पे इसको 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, N1 N2 लिखा होगा,
वहाँ पे N1 का मतलब सॉल्वेंट होता है, N2 का मतलब सॉल्यूट होता है। खैर यहाँ पे हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं कैपिटल और स्मॉल, तो जहाँ पे स्मॉल n है तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, यानी इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ गया तो ये चीज़ हमारे पास बराबर होगी टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब यही जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी उसको मैथमेटिकली हमने इस तरह से लिख दिया है। तो ये स्टेटमेंट थी राउल्स लॉ की और ये इसकी जो है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो मैथमेटिकल फार्मूला आया, ये कैसे आया, इसको कैसे हमने डिराइव किया, ऐसे तो नहीं आ गया ना। तो इसकी डेरिवेशन है बिल्कुल आसान सी, इसको अब हम डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे वो पहले वो ये कहता है कि कुछ चीज़ें हैं, एक चीज़ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, ये बातें मेरी पहले भी बता चुका हूँ कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का मतलब उसकी सरफेस से एवेपोरेट होने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद है। जितने उसकी सरफेस से मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे उतने ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, यानी जितने वेपर्स उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, एक चीज़। दूसरी कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो कमी आती है वेपर प्रेशर में। क्यों? उसकी वजह ये है, एक, अब पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेरिवेशन करने से पहले हमने रीज़न देखनी है कि लोरिंग क्यों होती है आखिर वेपर प्रेशर की। सॉल्यूट जाकर ऐसा क्या करता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। दो वजह है। एक, हमने कहा कि वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्वेंट का, उसका मतलब क्या है कि उसकी सरफेस से कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस से एस्केप होंगे उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर। अब होता यह है कि जब सॉल्यूट को हम डालते हैं तो सॉल्यूट सरफेस पे क्या करता है, अपनी कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है। सपोज आप एग्जांपल देखें, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अगर हमारे पास लिक्विड की सरफेस पे सॉल्वेंट के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अब 10 मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अपना एक रेट ऑफ इवेपोरेशन है, एक वक्त में 3-4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप कर रहे हैं तो उसका एक वेपर प्रेशर होगा। सरफेस इतनी है कि उसकी सरफेस के ऊपर एक टाइम में 10 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। एक एवेपोरेट होकर जाएगा तो नीचे से फिर कोई और उसकी जगह पे आ जाएगा सरफेस पे। एक वक्त में सरफेस पे 10 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, हमारे पास सरफेस इतनी ही है, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल्स जब सॉल्वेंट के थे तो उनका अपना एक रेट ऑफ एवेपोरेशन था, 10 में से 3 एवेपोरेट हो रहे थे तो उसका अपना एक रेट ऑफ एवेपोरेशन था। अब जब आपने सॉल्यूट डाला तो कुछ सॉल्यूट भी सरफेस के ऊपर, सरफेस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को नीचे बल्क में धकेल देंगे। अब पहले सरफेस के ऊपर तो टोटल 10 ही आ सकते हैं, चाहे वो सॉल्यूट के हों चाहे सॉल्वेंट के हों। अब 10 मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं तो अब पहले 10 सॉल्वेंट के थे, अब 10 में से 3-4 सॉल्यूट के भी आ गए। सॉल्वेंट के कितने रह गए? बाकी 6 या 7 रह गए। पहले 10 में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे थे, अब 6 या 7 में से उसके मॉलिक्यूल्स ने एवेपोरेट होना है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। देखिए सरफेस के ऊपर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके एस्केप होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर सरफेस के ऊपर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस एरिया कम हो गया तो एवेपोरेशन के चांसेस भी कम हो गए। एवेपोरेशन कम होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो पहली वजह यह है कि सॉल्यूट जाकर सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की तादाद को कम कर देता है सॉल्वेंट की, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन का। पहला पॉइंट दोबारा से पढ़ें आप, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। दूसरी वजह यह है, यानी वही है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब जाता है तो वो सरफेस को बेसिकली ब्लॉक कर देता है। कुछ सरफेस का कुछ पोर्शन, कुछ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा ब्लॉक कर देता है। कैसे? सॉल्वेंट को नीचे धकेल कर। सॉल्वेंट सरफेस पे होते नहीं है तो वो वेपरेशन कैसी होगी उनकी, तो ये रेट ऑफ वेपरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाती है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम होगा? जितने ज़्यादा सरफेस पे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, किसके? सॉल्वेंट के। यानी ये तो एक बेसिक बात है कि जितने सॉल्वेंट के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना वेपर प्रेशर क्या होगा?
ज़्यादा होगा, फिर हम उसमें सॉल्यूट का इफेक्ट डालेंगे। तो पहली मैथमेटिकली जो उसने लिखी है, पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ओवर एन प्लस एन, कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लोअरिंग की बात नहीं हो रही, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई उसकी, सॉल्यूएंट का कितना था जो भी था, जब उसके अंदर सॉल्यूट डाला सॉल्यूशन बन गया, अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। तो सोल्यूशन का बाद में हम देखेंगे कंपेयर करके कितनी लोअरिंग हुई। अभी हमने ये देखना है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है। तो वो कितनी होगी, जितनी ज़्यादा सरफेस पे मालिक्यूल्स होंगे। अगर 100 पहले थे, सॉल्यूट ऐड करने से 90 रह गए, 80 रह गए, 70 रह गए, 60 रह गए, तो जितने ज़्यादा मालिक्यूल सरफेस पे सॉल्वेंट के रह जाएंगे उतना उसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी डायरेक्ट रिलेशन है विद नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन। तो दैट इज कॉल्ड पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन ओवर एन प्लस एन। कैपिटल एन ओवर एन प्लस एन का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, उसकी जगह पे ये के आ जाएगा। ठीक है, साथ में डायग्राम में आपको वेपर प्रेशर दिखाया गया है किस तरह से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, क्यों, उसकी वजह जो अभी मैंने बताई, देखें सरफेस के ऊपर जाकर जो रेड आपको नजर आ रहे हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने जाकर स्पेस को ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि सॉल्यूट जाकर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी होती है, जिस वजह से सॉल्वेंट को वो एस्केप नहीं होने देती। एक ऐसा इंटरेक्शन बना लेती हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट की निस्बत, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम एस्केप हो सकेंगे। आप इन दो डायग्राम में देखें, यहाँ पे देखिए ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जा रहे हैं सॉल्वेंट के, इधर देखिए कम मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। क्यों, सॉल्यूट ने एक तो उसकी सरफेस पे को ऑक्यूपाई कर दिया। सरफेस पे देखें आपको रेड ग्रीन जो है, ग्रीन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम नज़र आ रहे हैं, और दूसरा सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन की वजह से भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ गया। उसके बाद प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में, जब हमारे पास, अभी हम बात कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट की, अभी सॉल्यूट नहीं ऐड किया, तो अगर प्योर सॉल्वेंट हो तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, जीरो होगा। यानी प्योर सॉल्वेंट है तो मतलब उसमें सॉल्यूट नहीं ऐड किया ना, जब सॉल्यूट है ही नहीं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं होंगे, एन जीरो होगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लिख सकते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए एन ओवर एन प्लस एन की जगह जीरो लिखेंगे, एन ओवर एन, यानी ये 1 आ जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में वेपर प्रेशर, वहां पे आप इसकी वैल्यू पुट करें, एन ओवर एन प्लस एन किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। एन ओवर एन प्लस 1 की जगह पे यहाँ पे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें 1, तो पी एस इज इक्वल टू के आ जाएगा। आपके पास P जो है किसके बराबर है, कि यहाँ पे पी एस नहीं लिखेंगे क्योंकि पी एस है सोल्यूशन के लिए, हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट वाली। तो प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर पी एस की बजाय P लिखा जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर देखें इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम कंडीशन प्योर सॉल्वेंट की अप्लाई कर रहे हैं, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P होता है, पी एस नहीं होता। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एज्यूम्स द फॉर्म, उसके बाद इक्वेशन 1 में आप क्या करें, के की जगह पे वैल्यू पुट करें, के किसके बराबर आ रहा है, पी के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसमें के की जगह पे दोबारा इसी इक्वेशन में के की जगह पे आप पी पुट करेंगे तो पी एस इज इक्वल टू पी इंटू एन ओवर एन प्लस एन आ जाएगा, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, अब इस पी को वो लेफ्ट पे लेके आया, ठीक है, तो इधर डिवाइड हो जाएगा पी एस ओवर पी इज इक्वल टू दिस थिंग। उसके बाद उसने सिंपल मैथ है, दोनों साइडों पे जो फैक्टर्स हैं उनको 1 से उसने माइनस कर दिया, यानी 1 माइनस पी एस ओवर पी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ओवर एन प्लस एन। इधर दोनों साइड्स का फिर उसने एलसीएम लिया, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी पी माइनस पी एस ओवर पी इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस एन। ठीक है, तो ये पी माइनस पी एस और पी, शुरू में हमने इसको कहा था ये क्या है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड एन ओवर एन प्लस एन क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब दोबारा राउल्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ें तो यही है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही स्टेटमेंट थी और यही इक्वेशन हमने शुरू में लिखी थी। अब हमने इसको क्या कर लिया है, डिराइव कर लिया, दिस इज कॉल्ड राउल्स लॉ। ठीक है, आगे फिर इसकी आइडियल सोल्यूशन और इसकी फिर डेविएशंस हमने पढ़नी है कि जो सोल्यूशंस
रियल हैं वो इसको उनको हम रियलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रोल्स लॉ से डेविएट करती हैं। डेविएशन कब होती है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इस रोल्स लॉ को देखिए। इसको मैंने बड़ा डिटेल में और बार बार चीज़ों को रिपीट करके सारे बेसिक्स चीज़ें मैंने बताई हैं ताकि आपको ये समझ आए, क्योंकि ये क्लियर होगा तो आगे जितना आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सारा वो इसी पे रिलाय करता है। ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो उनको इंशाल्लाह हम जो है वो इतना टाइम वहाँ पे नहीं खर्च होगा। ठीक है, तो इसको देखें और समझें। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।